आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर मैं हूं आपका होस्ट डीके मिश्रा और आज मैं बात करने जा रहा हूं 24 जून की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, यानी कि बुधवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो 23 जून को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को। सबसे पहले मैं वो डिस्कस करूंगा। पहला प्रश्न था, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बनाया गया है, वो बनाया गया है 20 जून को। 20 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में बहुत सारे शरणार्थी इधर उधर फैले हुए हैं, तो उनके बारे में कहीं ना कहीं उनके जागरूकता उनके बारे में लाने के लिए 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, सुरक्षा कर्मियों को कोरोना से बचाने हेतु जर्मी क्लीन नाम की सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित की है। किसने विकसित की? तो डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जर्मी क्लीन नाम की एक क्या बनाई है, सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाई। इसमें कि क्या होगा, जो सुरक्षाकर्मी होंगे, चाहे वो पुलिस विभाग के हों या डॉक्टर्स की टीम हो, उनके जो कपड़े होंगे, उनकी वर्दी होगी, उन्हें सैनिटाइज किया जा सकेगा मिनटों में। इसीलिए डीआरडीओ ने ऐसा चैम्बर बनाया है। अगला है, 15 जून 2020 को किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये देखिए, सत्यभामा जो पोर्टल लॉन्च किया गया, ये खनन के लिए विशेषता लॉन्च किया गया। खनन संबंधित प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन हो, डिजिटल माध्यम में हो, इसीलिए यह व्यवस्था की गई है। अगला है, जून 2020 में कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी कि NIPFP के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को इसके लिए नियुक्त किया गया है। NIPFP अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जो पॉलिसीज़ वगैरह बनती हैं उनके ऊपर किस तरीके से क्रियान्वित किया जा सके पॉलिसीज़ वगैरह को, इसीलिए डॉक्टर उर्जित पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अंतिम प्रश्न था कल के लिए कि 17 जून 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय परेड में भाग लेने के लिए कहाँ सैन्य दल भेजेगा? तो अपना सैन्य दल भेजेगा रशिया के मॉस्को में। नाजी सेना के ऊपर कहीं ना कहीं 75 वर्ष जो कंप्लीट कर लिए हैं रशिया के ने आक्रमण के अपने, तो उसके कहीं सेलिब्रेशन के रूप में एक विजय दिवस मनाएगा, 75वां विजय दिवस मनाएगा रशिया, और उसका जो आयोजन किया जाएगा वो मॉस्को में किया जाएगा। हालांकि थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि कोविड-19 के कारण जो तय समय था उसके आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन हमारी भारत की सैन्य टुकड़ियाँ वहाँ पर भाग लेंगी। कहाँ पर? मॉस्को में। तो ये बात हो गई हमारी कल के क्वेश्चंस की। तो आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक योजना प्रारंभ करी है। उसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। इस योजना के तहत दिन में 2 बार, कम से कम दिन में 2 बार कम कम दर पर यानी कि कम पैसे पर उचित भोजन उपलब्ध होगा, ताकि सुनिश्चित हो सके कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए। योजना के लिए जो होगा, जो राज्य सरकार होगी, हर साल 100 करोड़ रुपए जारी करेगी, यानी कि 100 करोड़ रुपए के माध्यम से क्या करेगी, एक ऐसी योजना बनाई गई, इंदिरा रसोई योजना, जिसमें दिन में 2 बार कम दरों पर, जो कम पैसों पर भोजन आवंटित किया जाएगा या दिया जाएगा लोगों को, आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर, ना कि किसी अन्य अन्य चीज़ों के आधार पर दिया जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा पहल है। और इसके निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर द्वारा एक समिति बनाई जाएगी, जो कि पूरी तरीके निगरानी भी रखेगी। तो एक बेहतर योजना है राजस्थान सरकार की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए 2,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ध्यान दीजिएगा, 2,000 करोड़ रुपए जो जारी किए हैं, वो पूरी राशि पीएम केयर्स एंड फंड ट्रस्ट से, जो भी अभी हाल ही में आप लोगों ने डोनेट किए थे, हम सभी ने उसमें पीएम केयर्स में फंड में पैसे कोविड-19 के लिए, तो उन्हीं से कहीं ना कहीं 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर बनाए जाएंगे। अब तक की बात करूं तो 1340 वेंटिलेटर डिलीवर किए जा चुके हैं, जबकि कुल 2923 यानी कि 2923 वेंटिलेटर निर्मित किए गए हैं। 30 जून 2020 तक 14,000 वेंटिलेटर देश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार के लिए पहुंच जाएंगे। और कुल जो 50,000 वेंटिलेटर होंगे, उनमें से 30,000 जो वेंटिलेटर होंगे, उनका सरकारी कंपनी जो है उसका नाम है बेल, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही निर्माण करेगी। 50,000 में से 30,000। तो आपको ये याद रखना है कि 50,000, या ऐसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में पीएम केयर्स फंड से जो पैसे थे उसमें से कितने वेंटिलेटर बनाए जाएंगे या कितने रुपए की राशि जारी की गई, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो पीएम केयर्स का आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि अब आने वाले एग्जाम में, जो भी अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देंगे अक्टूबर के महीने में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, या अन्य भी एग्जाम देंगे, तो पीएम प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, ये इसका फुल फॉर्म है पीएम केयर्स का। तो आई होप आप इसे जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगला है कि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। तो ओलंपिक दिवस के बारे में थोड़ा पृष्ठभूमि पर समझते हैं कि 23 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कहाँ की गई है? पेरिस में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार जो मनाया गया वो 1948 में, कहीं ना कहीं बहुत सालों के बाद, तकरीबन
50 साल का गैप रहा, इसके बाद मनाया गया और कुल 9 देशों ने अपने अपने देशों में 1948 में ये दिन मनाया। 9 देशों ने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 1948 में, ठीक है। लेकिन समिति की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी, 1894 में ही, ठीक है। आईओसी के हेडक्वार्टर की बात करें तो स्विट्जरलैंड के लुसाने, इसे लुसाने भी बोलते हैं, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना पियरे डी कुबर्टिन और डेमेत्रियोस वेकेलस ने 23 जून 1894 को की थी। तो आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड में बहुत सारे संगठन के हेडक्वार्टर हैं, तो एक बार रिवाइज करने का भी प्रयास करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं में ना कहूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ के जो मेंबर थे जगन्नाथपुरी के, जो भी मेंबर थे, जो प्रमुख मेंबर थे जगन्नाथ मंदिर कमेटी के, उन लोगों ने हिस्सा लिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब की बार रथ यात्रा को ही पहली बार तो प्रयास किया जा रहा था ना हो, लेकिन फिर भी कूटनीतिक प्रयासों या कहूँ राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, तो उसके बाद जगन्नाथ यात्रा को मंजूरी मिली, लेकिन श्रद्धालुओं को आने से मंजूरी नहीं मिली। तो पहले हम समझ लेते हैं रथ यात्रा के बारे में। यह घटना भगवान जगन्नाथ को अपने भाई भगवान बालकृष्ण बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ में साथ यात्रा करने को चिन्हित करती है। अक्सर आप देखते होंगे जो ये 3 तरीके के रथ चलते हैं, इन्हीं में से एक होता है भगवान बलराम जी का, और एक होता है भगवान जगन्नाथ जी का, और एक होता है बहन उनकी सुभद्रा का। कुछ किंवदंतियों की कहानी भी है, तो कहानी जरा देख लेते हैं। जगन्नाथ प्रति जो 1 साल में 1 सप्ताह के लिए अपने जन्म स्थान पर आने की इच्छा व्यक्त करते हैं। और ये कहाँ जन्म स्थान इनका है? तो हर साल गुंडीचा मंदिर पुरी उड़ीसा में लाया जाता है, इसीलिए क्योंकि भगवान जगन्नाथ की ऐसी इच्छा है, ऐसा माना जाता है। तो ये देखिएगा रथ यात्रा, जिसमें अपार लोग शामिल होते हैं, बहुत लाखों लोग देश विदेश से शामिल होते हैं। इन्हीं में से एक रथ होता है किसका? भगवान जगन्नाथ का, बलराम जी का और सुभद्रा जी का। ये 3 अलग अलग रथ होते हैं। बाकी और भी कहानियाँ बहुत सारी हैं। ऐसा माना जाता है कि बलराम और कृष्ण के बीच कुश्ती का आयोजन मथुरा में किया गया था इसी दिन। और एक और कहानी किंवदंती कही जाती है कि बहन सुभद्रा द्वारा द्वारिकापुरी जाने का निर्णय लिया गया था इसी दिन। तो ये सारे कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस लंबा है, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन आप लोग इतना याद रखिएगा कि इनमें कौन कौन से लोग, किन किन को पूजा जाता है, किन किन के रथ तैयार किए जाते हैं। तो 3 लोगों के रथ तैयार किए जाते हैं, आप इतना याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक रिपीट कर दिया है, रिपीट नहीं है सॉरी। भारत सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम यानी कि ITF के साथ मिलकर 24 जून को ये आपका डिकार्बोनेसिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये है क्या? इस परियोजना के तहत भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना, यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन दर है जो वाहनों के द्वारा होती है, इसको बहुत लेस करना इसका मेन मोटो रहेगा। अगर मैं ITF की बात करूं यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की बात करूं तो 2008 से भारत इसका सदस्य रहा है। और ITF परिवहन नीति के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है ITF का। तो ये बात आप याद रखिएगा कि अब नया प्रोजेक्ट नीति आयोग के संरक्षण में लॉन्च किया गया है। और नीति आयोग के बारे में आप सब जानते हैं, योजना आयोग का बदला हुआ नाम नीति आयोग है, ठीक है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हमेशा होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है। 23 जून को 20 दिसंबर 2002 को एक प्रस्ताव आता है 57/277 से, यानी कि 277 मतों के साथ यह प्रस्ताव पारित होता है। और 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाने के लिए संकल्प ले लिया जाता है। भारत की बात करूं तो भारत में जो लोक सेवा दिवस सिविल सेवा दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। जितने भी नौकरशाह हैं उनकी कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी या उनके योगदान को स्मृति में रख करके मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस बतौर भारत के रूप में, ठीक है। सिविल सेवा दिवस के नाम से भी जानते हैं इसे हम। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 22 से 26 जून 2020 के मध्य देश के सबसे पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो का 2020 का आयोजन किया जा रहा है। ये पहला है इस तरीके का एक्सपो की फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। जहाज रानी राज्य मंत्री और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री, देखिए राज्य मंत्री दिया, एक बात याद रखिएगा, राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया है। इस एक्सपो का आयोजन फिक्की द्वारा किया गया और देश की सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है। वर्चुअल का मतलब ये हुआ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह आयोजन इसका किया गया है। तो याद रखिएगा इस बात को लेकर के। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके लिए कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया गया है, तो आप सब मुझे बताइएगा कि 20 जून, 15 जून, 21 जून या 22 जून को किस दिन मनाया गया है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। क्यों मनाया जाता है? जो जलराशि के संरक्षण के ऊपर है, कहीं ना कहीं आप सब जागरूक रहें उसके ऊपर, इसी को सोच करके ये दिन मनाया जाता है। अगला है 2 जून 2020 को डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन किस देश के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख बन गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए।
जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर जर्मनी। इन 4 देशों में से किसके नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। अगला क्वेश्चन है 3 जून 2020 को कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन फिर भी आप क्रम लिख करके उत्तर दीजिएगा, शक्तिकांत दास, एन के सिंह या डॉक्टर उर्जित पटेल या फिर विजय केलकर। चलिए आगे देखते हैं, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ है? मैंने कल आपको पढ़ाया था कामाख्या मंदिर के बारे में। अंबुबांची मंदिर को जो मेला है उसे अब की बार रद्द कर दिया गया है, जो इतिहास में 1500 कुछ वर्ष से इसे दर्ज है। तो फिलहाल असम में है, मिजोरम में है, या कर्नाटक में है, या फिर नागालैंड में है। तो इन 4 राज्यों के आप बताइएगा, 4 राज्यों में से कहाँ पर कामाख्या मंदिर फेमस या स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की सेवा को शुरू कर दिया है? तो बिहार है, या फिर झारखंड है, या फिर राजस्थान है, या फिर कर्नाटक। में आपको हिंट दे दूं, ऐसा पहला राज्य था केरला, लेकिन रिसेंट की बात पूछ रहा है तो केरल को छोड़ करके मैंने ऑप्शन दिए हैं आपको। अगर आपसे पूछता है कि देश का पहला राज्य कौन था जो कि मनरेगा की तर्ज पर नौकरी दे रहा था, तो वो था केरला। ठीक है, अभी पहली बात अलग है, अभी की बात और है। ठीक है, तो आप बताइएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो के लिए नमस्कार।